सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में पहला सवाल है उर्दू का मजमून जी। उर्दू के मजमून का ये होता है कि आपको 4 पैराग्राफ 4 टॉपिक आते हैं, उन 4 टॉपिक में किसी एक टॉपिक पे आपने लिखना होता है, किसी एक टॉपिक पे आपने लिखना होता है। दूसरा सवाल जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है प्रेसी। प्रेसी यानी तलखीस। तलखीस का मतलब ये है कि आपने जो पैराग्राफ गिवन है उसको आपने 1/3 लिखना है। इसके लिए रूल्स वही हैं जो अंग्रेजी प्रेसी के होते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। तीसरी चीज़ जो उर्दू के पेपर के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है कोई ख़त या दरख्वास्त आ जाती है, उस पर भी हम बात करते हैं। चौथा सवाल हमारे पास आता है इसके अंदर तशरीह वाला सवाल। तशरीह के अंदर वो आपसे 3 शेर देता है और 3 शेर आम तौर पे मुख्तलिफ शुअरा के होते हैं और वो कपलेट्स होते हैं, बैत होते हैं, यानी कि 2 मिसरों वाला शेर होता है। पहले होता था माजी में कि वो एक ही किसी नज़म से उठा के तो वो एक पूरा बंद दे देता था और कहता था इस नज़म भी बताएं, शायर भी बताएं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दें। अब वो काम जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि आप पिछले 3, 4, 5 सालों से वो ये कर रहा है कि 5 शेयर देता है उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, 6 देता है उसमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसमें वो आपसे डिमांड करता है शायर का नाम लिखो और तशरीह लिखो, इसको कैसे अटैम्प्ट करना है हम इससे अगली बात करेंगे। एक क्वेश्चन इसके अंदर आता होता है मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। मुहावरे की निशानी ये होती है कि उसके एंड पे नून अलिफ ना आता है। मुहावरे की क्या निशानी होती है कि उसके एंड पे नून अलिफ ना आता है, जबकि इसके मुकाबले में एक चीज़ होती है ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल जो होती है उसके आखिर में लाजमी नहीं है कि नून अलिफ ना है। जैसे ये सुने, अब पछताए क्या होठ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये मुहावरा नहीं है, ज़रबुल मिसल है। मुहावरा नहीं है, ज़रबुल मिसल है। और जो मुहावरा होता है उसके एंड पे क्या होता है, जैसे आब होना, नून अलिफ ना एंड पे आएगा, ये मसदर के साथ होता है, ये वर्ब के साथ होता है, इसके एंड पे वर्ब आता है। इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है हम इस पर बात करते हैं। अभी पेपर निकाल के मैं उसको हल करवाता हूँ आपको। इसके बाद जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है जी ट्रांसलेशन, तर्जुमा। एक अंग्रेज़ी का पैराग्राफ दिया गया होता है और उसको आपने सलीस उर्दू में तर्जुमा करना होता है। सलीस का मतलब होता है सादा जुबान में, सलीस के अंदर। सर वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो होता है उसमें हम नहीं, सलीस का मतलब ये होता है, तर्जुमे के बारे में रूल ये है कि तर्जुमा हमेशा सेंस का होता है। वहाँ पे इडियमेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपने उस इडियमेटिक एक्सप्रेशन को, फिगरेटिव एक्सप्रेशन को सादा जुबान में लिखना है। ऊपर जो स्लीस लिख रहा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अंग्रेजी जुबान है, इसके अंदर इसने इडियम्स भी इस्तेमाल किए हैं, प्रोवर्ब्स भी यूज़ किए हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी यूज़ किए हैं। आप इसको स्लीस जुबान में लिखो तो उसे सादा जुबान में लिखना होता है। उसके अंदर आप भी फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। यानी इसे कहते हैं ना कि अगर आ गया रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस्ट, तो इसका तर्जुमा जो सलीस जुबान में हमारे यहाँ पे सबको समझ आता है वो यही है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे कि नहीं ये उर्दू के पेपर में लिखना है, तो आप बताएं अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मुहावरे का तर्जुमा बाज़ का आपको मुहावरे में करना पड़ेगा, ज़रबुल मिसल का तर्जुमा आपको ज़रबुल मिसल में करना पड़ेगा। अगर ना हो तो आपको अलाउड है कि आप सादा जुबान में कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है। ट्रांसलेशन के कुछ अपने कवायद हैं। ये था इसके एक ओवरव्यू। जब आपने पेपर में आना है, पेपर में सबसे अच्छा इसके बाद आती है दुरुस्ती, जुमलों की दुरुस्ती। ये हम गलत लाम है, दुरुस्तगी लफ्ज़ जो पढ़ते हैं ये गलत है, दुरुस्तगी नहीं होता, दुरुस्ती होता है। तो आपने क्या करना है, जो आपका सबसे पहला सवाल हल करना है पेपर के अंदर, यानी तरतीब इसकी पेपर में कुछ और होगी। आपने जो सवाल नंबर 1 हल करना है अपने पेपर के अंदर, यानी नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर लिखना है उसके ऊपर, लेकिन जो आपने सबसे पहले हल करना है वो करना है जुमलों की दुरुस्ती। जुमलों की दुरुस्ती में जो चीज़ें हमारे पास बड़ी बड़ी गलतियां हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर, वो पहली गलती ये होती है कि हम लोग पेयर ऑफ वर्ड्स की गलती कर रहे होते हैं। ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स, मसलन तहलील लफ्ज़ जो है, अगर आप इसे हुक्के वाले हे के साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है तोड़ना, और अगर आप इसे हाथी वाले हे के साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है तस्बीह बयान करना। ये जो हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला की इज्जत करते हैं,
तो इस तरह से यानी जो अल्फाज आपके जिनको हम होमोफोन्स कहते हैं अंग्रेजी में, हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, इन अल्फाज की गलती होती है पहली। ठीक है जी। पहली गलती कौन सी होती है, हम अगर आपको पूरे पैराग्राफ पूरे लाइन के अंदर पूरे जुमले में ये समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ पे है, तो फिर देखें कि आया इस तरह का कोई लफ्ज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो माइनर सी चेंज के साथ हो, फिर उसका मतलब देखें और जो जुमले में दिया गया लफ्ज़ है उसका तर्जुमा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहली गलती जो इसके अंदर होती है। दूसरी गलती होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि चीज़ों को बार बार बयान करना। इसकी एग्जांपल कौन सी है, आबे ज़मज़म का पानी। तो आब का मतलब भी पानी है, पानी का मतलब भी पानी है, तो लिहाजा आबे ज़मज़म ये आप लिखेंगे या लिखेंगे ज़मज़म का पानी। ठीक हो गया। ये हमारी दूसरी गलती होती है उर्दू ज़बान में वो कौन सी है, रिडंडेंसी, जुमलों को ठीक करते हुए। तीसरी गलती होती है कि हमारे यहाँ पे कोई भी जो मुरक्कब बनाया जाता है, मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को, लफ्ज़ों का जो मुरक्कब जिसे हम कहते हैं ना, जैसे आबो हवा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर रूल ये है, उर्दू का फ़ायदा ये है कि आपने जब वाओ के साथ कोई मुरक्कब बनाना है, जैसे आबो हवा है तो यहाँ पे दरमियान में वाओ आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों लफ्ज़ या अरबी के हों या दोनों फ़ारसी के हों या एक अरबी का हो एक फ़ारसी का हो। इसके लिए रूल क्या है कि दोनों लफ्ज़ क्या हों, एक ज़ुबान के ना अरबी और फ़ारसी आपस में इंटरचेंजेबल है, यानी कि आप ये कर सकते हैं एक फ़ारसी का लफ्ज़ लिख लें, एक अरबी का लिख लें, दरमियान में वाओ से मुरक्कब बन सकता है। लेकिन अगर आप एक लफ्ज़ हिंदी का हो और एक जो हमारी ज़ुबान में हिंदी से भी अल्फाज हैं ना, संस्कृत से आए हैं, एक संस्कृत का लफ्ज़ हो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हो, तो आप उसे वाओ के साथ नहीं बना सकते, वहाँ पे आपको और लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लें इसकी कोई एक आधी, जैसे शीरो शक्कर जो है दैट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन आपने दूध के या शक्कर और दूध लिखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्कर जो है ये एक्सेप्टेबल है किसमें, फ़ारसी ज़ुबान में। शीर जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का है, लेकिन जो दूध है ये हमारा, इसका जो ओरिजिन है वो हमारा इंडो पाक ओरिजिन का है, तो लिहाजा यहाँ पे आपको और लगाना पड़ेगा अगर आपने इसको करना है। आल्दो कि जो अच्छा इसके अंदर और भी चीज़ है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो फिगरेटिव एक्सप्रेशन होते हैं, उन्होंने ऐसा सच ही आना होता है। यू कांट से कि जो है ना हम इसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ डाल दें। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कौन सी चंद गलतियाँ होती हैं, बुक रिकमेंडेड है इसके लिए वही कलीद उर्दू ले लें। कलीद उर्दू से भी ज़्यादा जो मैंने अच्छी किताब देखी है जो मुझे बेहतर लगी है वो कारवान वालों की है, शायद उसका नाम कारवान उर्दू इस तरह कुछ नाम है, कारवान वालों की छापी है, मुझे वो किताब ज़्यादा बेहतर लगी है PMS के लिए। अगर वन पेपर की तैयारी करनी है तो उसके लिए वो कलीद उर्दू निस्बतन बेहतर है। तो ये वन पेपर की कारवान वालों की मेरे ख्याल किताब है, ये शायद एडवांस वालों की किताब है, कारवान वालों की, यस कारवान वालों की किताब ज़्यादा बेहतर मुझे लगी है, मेरे पास भी वही थी। अच्छा ये हमारा पहला सवाल है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपके पूरे नंबर आ सकते हैं अगर आपने इसके रूल्स पढ़े हो। चंद एक गिवन रूल है, उन्हीं रूल्स को आपने रिपीट करना है। इसके अंदर कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे जनाब ये अलग से इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चंद रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे उसी में ही ये हल हो रहा है। तज़कीर व तानीस की गलती होती है इसके अंदर कि जो लफ्ज़ है जैसे 10 रुपए की दही लाओ, 10 रुपए का दही लाओ, तो दही जो है ये मुज़क्कर है, दिखने में मुअन्नस लगता है तो हम इसे मुअन्नस समझ लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल करना है। तज़कीर व तानीस की गलती है। वाहिद जमा की भी गलती होती है, वाहिद जमा की, जैसे देहातों की जगह पे लफ्ज़ दे इस्तेमाल होगा, देहातों की जगह पे लफ्ज़ दे इस्तेमाल होगा, देहात की जमा दे होती है, तो वाहिद जमा गलती हो सकती है, तज़कीर व तानीस की हो सकती है, रिडंडेंसी हो सकती है, कोई गलतुल आम लफ्ज़ आ सकता है, कोई होमोफोन्स की गलती हो सकती है। ठीक है जी, ये चंद एक मशहूर गलती हैं। इसकी मुरक्कब की गलती हो सकती है। यही चंद एक मशहूर गलतियाँ जो मुझे इस वक्त जहन में आ रही हैं, कोई अगर और आपके जहन में है तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मुज़क्कर मुअन्नस की गलती, मुज़क्कर मुअन्नस यानी वो जो मैंने एग्जांपल दी 10 रुपए की दही लाओ और 10 रुपए का दही लाओ, तो इनमें से का ठीक है की गलत है। तो यानी किसी भी नाउन जो है उसके आपने जेंडर देखना है, वो क्या है, उस नाउन के मुताबिक उसको उसका जेंडर देना। दूसरे नंबर पे जो सवाल आपने सॉल्व करना है वो है मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल।
अच्छा, ये कहता तो ये है कि मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल, लेकिन ये कभी कभी एग्जामिनर मुहावरों के साथ साथ आपको प्रोवर्ब्स भी दे देता है, वो आपको ज़रबुल मिसल भी दे देता है। ये जो ज़रबुल मिसल देगा, जब आपने इनको हल करना है, ज़रबुल मिसल को हल करना है, तो उसमें आपने इस चीज़ का खसूसी ख्याल करना है कि जो ज़रबुल मिसल है उसके अंदर आप किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, उसको जुमले में पूरे का पूरा उठा के लिखना है। जबकि जो आपके पास मुहावरा होता है जिसके एंड पे नून अलिफ ना आता है, उसके अंदर आप ज़माने की तब्दीली कर सकते हैं। दो जुमले, खुशी से बाग या बाग बाग होना एक मुहावरा, कहते जी फलां दोस्त को देख के मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, होना को आपने हो गया कर लिया, दैट्स एक्सेप्टेबल, वो ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कभी कभी, आप पछताए क्या होत, जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसको आपने क्या करना है कि आपने पूरा जुमला एक लिखना है, उस जुमले के एंड में इसको आपने एज सच प्रोड्यूस करना है। मैं इसका जुमला बनाता हूँ कि अली ने इम्तहान में मेहनत ना की, नतीजतन फेल हो गया, सियाने सच कहते हैं कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़ियां चुग गई खेत। गॉट इट? इस तरह से ये पूरे का पूरा आपने मुहावरा उठा के लिखना है, उसके अंदर आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। चिड़ियों की जगह पे आप कोई और लफ्ज चिड़ियां नहीं कर सकते, चिड़ियां जो लफ्ज है उसको आप चिड़ियों नहीं कर सकते, यानी कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। ज़रबुल मिसल की निशानी ये है, और इसी में नंबर कटते हैं। मतलब हम सबको तकरीबन आते ही होते हैं, ठीक है ना। तूती बोलना, तो तूती बोलना का मतलब होता है कि किसी का बहुत फेमस होना, एक्सेप्टेबल होना सोसाइटी के अंदर, तो वो बोलना है, क्योंकि नून अलिफ ना है तो उसके एंड पे आप जुमले बोलता है लिख सकते हैं, बोलता था लिख सकते थे, बोलेगा लिख सकते हैं, तूती बोलेगा। एक वक्त आएगा कि इस शख्स का भी तूती बोलेगा भी लिख सकते हैं, यानी जमाने की तब्दीली कर सकते हैं किसके अंदर, मुहावरे के अंदर। ज़रबुल मिसल के अंदर आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, उसको आपने मिसाल के तौर पे एंड पे एग्जैक्टली प्रोड्यूस करना होता है उन्हीं अल्फाज को विदाउट एनी चेंज। ठीक है जी। ये आपका दूसरा सवाल होता है। ये तकरीबन सवाल बाज़ का 10 नंबर का होता है, बाज़ का 15 नंबर का होता है, यानी कभी एक जुमला 2 नंबर का देगा, कभी वो 3 नंबर का देगा। ये जो आपके पास 25 नंबर है, ये 25 नंबर आपके पेट नंबर हैं, ये आपके कटने नहीं चाहिए। आपकी राइटिंग खराब भी होगी तो भी 25 के 25 मिल सकते हैं आपको, माइनर सी चीजें पढ़ने की वजह से। तीसरा सवाल जो आपने अटेम्प्ट करना है पीएमएस के पेपर में, वो सवाल मुतल्लिक है तशरीह से, सॉरी तर्जमे से। तीसरा सवाल मुतल्लिक है तर्जमे से। तर्जमा चूंकि छोटा सा होता है, आमतौर पे 5 नंबर का होता है या 10 नंबर का भी दे सकता है वो, तो ये जो तर्जमा होता है, इस तर्जमे के अंदर आपने कोशिश करनी है कि तर्जमा जब अंग्रेजी से उर्दू करेंगे तो उसके अंदर अगर वो जो सेंस है उसको आपने बरकरार रखना है, और इसके अंदर जो आपने पंक्चुएशन को उर्दू में कहते हैं रमूज़े औकाफ, ये जो पंक्चुएशन करनी है ये अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट पैराग्राफ करनी है। जो आपका उर्दू में पैरा बनेगा ना उसके मुताबिक करनी है, अंग्रेजी के मुताबिक नहीं करनी। अंग्रेजी में पंक्चुएशन के रूल्स और है, उर्दू में और है। आपका जो जवाब है, जो आंसर है, उस आंसर की पंक्चुएशन होनी है, तो आपने उस पर उर्दू के पंक्चुएशन के रूल्स के मुताबिक उसको पंक्चुएट करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सलीस तर्जुमा करते हुए आप लोगों ने किसी अहम बात को मिस नहीं कर जाना। तर्जुमा हमेशा सेंस का होता है, लिहाजा सेंस ठीक होनी चाहिए, लफ्जी तर्जुमा नहीं करना। दैट्स ऑल अबाउट इट। कि वो जो जुमले हैं उन जुमलों को आपने करना है, जमाने का ख्याल रखना है, टेंस का ख्याल रखना है। तर्जुमे के अंदर होता ही है कि वो पैराग्राफ के अंदर प्रेजेंट में बात कर रहा होता है, तर्जुमे में लोग पास्ट कर देते हैं, यानी जमाने का ख्याल करना। किसी भी लफ्ज की इमला की गलती नहीं करनी तर्जुमे के अंदर। इमला की गलती, अगर आपको उर्दू में एक लफ्ज है उसकी इमला नहीं आती, उसके स्पेलिंग नहीं आते, तो स्पेलिंग की गलती आपने नहीं करनी। आपने उसको उसकी जगह पे कोई और एक्सेप्टेबल लफ्ज लिख लेना। इमला की गलती जो है ये एग्जामिनर को बहुत बुरी लगती है, ठीक है ना। वो जो मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स बताया था ना उसमें करेक्शन में, वो भी बेसिकली इमला की गलती होती है कि तहलील की जगह पे जब आप दूसरा तहलील लिखेंगे तो वो क्या है, इमला की गलती होती है। अफ्रीका को आप
कैंची वाले काफ से अगर उसमें डंडे वाले काफ से लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। अमेरिका को आप डंडे वाले काफ की बजाय कैंची वाले काफ से लिखें तो भी गलत हो जाएगा, इमला की गलती नहीं कर। ठीक है जी। ये सवाल चूंकि छोटा होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है, इसको भी आपने पहले कर। इसके बाद अगर आपके पैराग्राफ के अंदर, आपके सवाल के अंदर आपको अगर लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज आई हुई हो तो आपने उसके फॉर्मेट का ख्याल करते हुए लिखना है। दरखास्त लिखने का वही तरीकाकार है कि जो हम बचपन से सुनते हैं, बखिदमत जनाब फलां 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 साहब, आगे जो भी उसका एड्रेस है, गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल, गवर्नमेंट जो है ना डिप्टी कमिश्नर ज़िला लाहौर साहब, या डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला लाहौर, फुल स्टॉप। यानी वो जो भी उसका पूरा ओहदा है वो पूरे का पूरा ओहदा लिखना है, बखिदमत जनाब और आगे पूरा ओहदा। दरखास्त में ये लिखने के बाद आपने लिखना होता है दूसरी चीज़ मौजू, सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, उस पर लिखें। अगर आपको दरखास्त लिखना है, डिप्टी कमिश्नर के नाम दरखास्त लिखें और उसे कहें कि वो हमारे गली की सफाई करवाए, तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला लाहौर, आगे वो आपने लिखिए। नीचे लिखेंगे मौजू, मौजू के आगे वो दो जो हमारे पास जिसे कॉलम कहते हैं वो लिख के, तो उसके आगे कॉलम के आगे फिर वो एक डैश लगाएंगे और डैश के आगे लिखेंगे सफाई, लिखेंगे बाबत सफाई कच्चा लारंस रोड लाहौर। ठीक है, उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप जनाबे आली, अगर कोई फीमेल है तो जनाबे आलिया, अगर किसी फीमेल है उस ओहदे पे तो जनाबे आलिया, वरना क्या लिखेंगे जनाबे आली। उसके बाद लिखेंगे वही मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये सारा कुछ है, पहले उसमें इंपॉर्टेंस और वो बॉडी सारी लिखने के बाद उससे एंड पे आप अपना मुद्दा बताएंगे कि जनाब इसकी सफाई करवाई जाए, इसको फलां काम करवाया जाए, और एंड पे उसके लिखेंगे अल आरिज या अर्ज़े, जो भी आप लिखेंगे। अल आरिज कितनी राइट हैंड पे लिखना या लेफ्ट सेंटर में लिखना, अल्लाह के सेंटर में लिखना। उसके नीचे आपने अपना नाम नहीं लिखना, लिखना है साइल, लिख के आगे लाइन लगा देनी है, साइल लिख के आगे अलिफ बे जीम लिख देना है। तो जो है ना नीचे उसके अपना एक पता लिख देना है कि पता जो है ना वो भी पता भी आपने फर्जी लिखना है, अपना रोल नंबर नाम या पता जो है वो एग्जैक्ट नहीं लिखना। ठीक हो गया। और वो जो ऊपर आपने वो बनाना है मौजू के अंदर भी आपने किसी वो इलाके को लिखना है, तो वो भी आपने नॉर्मली लिखना है। और जो शहर है, शहर भी कोशिश करेंगे कोई ऐसा ना लिखेंगे जिससे कल को आप पे इतराज हो जाए कि जनाब इस बंदे ने पेपर के अंदर निशानी छोड़ने की कोशिश की। ठीक है, शहर पे भी लिख दें कि आप ज़िला अलिफ बे जीम, इस तरह से कुछ लिखना है। यानी पेपर के अंदर कोई भी चीज़ आपने छोड़नी। लेंथ इसकी जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी 6, 7, 8 लाइनें काफ़ी हैं। आपको जो टॉपिक गिवन है वो टॉपिक के सेंस क्लियर हो जाए। बात अगर 4 लाइनों में हो जाएगी, 6 लाइनों में भी हो जाए, कोई मसला नहीं। तो इतना सा इसके अंदर भी अगेन कोई इमला की गलती नहीं करनी, कोई ग्रामर की गलती नहीं करनी। एंड पे इसको आपको खत्म। अगर लेटर लिखना चाह रहे हैं तो लेटर के अंदर वही तरीकाकार होगा कि सबसे ऊपर एक साइड पे उसके आप लिखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल, नीचे उसके डेट लिखेंगे, इसके नंबर होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का इम्तहान, नीचे उसकी डेट लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे उसके हवाला नंबर। जी, खत के अंदर जो है ना हवाला नंबर लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर सरकारी खत हो, लेटर जो है अगर फॉर्मल हो तो हवाला नंबर लिखना है, रेफरेंस नंबर लिखना है। अगर गैर सरकारी खत हो तो फिर हवाला नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जी अपने किसी दोस्त को खत लिखें, उस पर आप हवाला नंबर नहीं लिखें। लेकिन अगर कहते हैं जी डिप्टी कमिश्नर को लिखो, असिस्टेंट कमिश्नर को लिखो, अपने किसी जूनियर को लिखो, अपने सीनियर को लिखो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखो, तो अगर आप उसको लिख रहे हो तो आपने उस पर हवाला नंबर लिखना है। उसके ऊपर ऐसे ही हवाला नंबर बना देना 2019, आगे डैश लगा के रे लिख के डैश, तो जो है ना उसके आगे कोई भी अलिफ बे जीम लिख लो, कुछ भी इस तरह से। तो एक हवाला नंबर भी आपने अपने पास से क्रिएट करके लिखना है, वो भी फिक्शन होगा, उसके अंदर भी आपने वो कोई हकीकत नहीं होगा। हवाला नंबर के बाद उसके आप लिखेंगे कि जो है ना वो ख़त की बॉडी लिखेंगे। अब ये प्यारे डिप्टी कमिश्नर में लिखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब। तो उसके बाद जो है ना उस नीचे उसके पॉइंट्स लिखेंगे, और वो जो भी लेटर के अंदर पॉइंट्स हैं, अगर आपने कोई पॉइंट्स बनाने हैं आपने कि दर्ज झैल मौज़ूआत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, ऐसे भी लिख सकते हैं। पैराग्राफिक फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर कोई इशू बेस्ड हो
लेटर, तो उसे आपने कैसे लिखना है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है। अगर कोई सिर्फ एक ही इशू हो तो फिर आप उसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। मसलन आपको ये कहा जाता है कि बीइंग एन ऑफिसर आप अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिखो और उसे हिदायत दो कि आपने इस इलाके के अंदर डेंगू का खात्मा करवाना है तो कैसे करवाना है। तो उसके अंदर जो आप लिख रहे होंगे वो आप उसे हिदायत जो लिख रहे होंगे वो आप पॉइंट्स की शक्ल में लिख रहे होंगे कि आप कहीं पे भी पानी को खड़ा होने मत दें। नंबर 2, डेंगू लार्वा के टेस्ट करें। नंबर 3, अवाम के चंद जो है ना रजाकारों के खून के सैंपल लेके चेक करवाएं। आने वाले तमाम बीमारों को के जो है ना एड्रेसेस पे स्प्रे किया जाए और इस तरह से के घरों पे स्प्रे किया जाए। कोशिश करें इसके अंदर जितने अंग्रेजी के अल्फाज अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। हम बोल नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम हो गई हुई है कि हम लोग अंग्रेजी उर्दू का एक भी पूरा जुमला नहीं बोल सकते। तो लेकिन लिखते वक्त आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि उर्दू जो है वो कम्प्लीटली उर्दू आप लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसको आप कंक्लूड करेंगे, नीचे अपना जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो आप लिखेंगे। ये आपका खत का तरीकाकार हो जाएगा। इसका तरीकाकार वही है जो अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर होता है किसी दफ्तर से जारी हुआ लेटर, उसके जो वो पार्ट्स बने हुए उन्हीं पार्ट्स के मुताबिक लिखे। जब मैं मतलब इसको तैयार किया था तो मैंने किसी एक सरकारी लेटर को ले लिया और उस सरकारी लेटर को जो एक सीनियर ने जूनियर को, जूनियर ने सीनियर को लिखा था वो लेकर उसके मैंने पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि ये इसके पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के मुताबिक फिर इसको आप क्या कर दिया मैंने अपने एसे के अंदर लिख के आया, अपने पेपर के अंदर लिख के आया। ये आपके कोऑपरेटिव के पेपर में भी आएगा, पीएमएस के पेपर में भी आएगा ये खत जो है। आखिरी सवाल जो है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर तशरीह वाला सवाल है। तशरीह में जो शोरा का तारुफ है उसके ऊपर तो मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा पूरे का पूरा कि कौन सा शेर आए तो कैसे लिखना है उसको और कैसे नहीं लिखना। अभी सिर्फ तशरीह का मैं पैटर्न बताने लगा हूँ आपको। तशरीह में सबसे पहले आपने कोशिश करनी कट वाला मार्कर लेना है और खूबसूरत अंदाज में शेर लिखना है। पेज के ऊपर लिखते हैं सवाल नंबर मसलन 3 है 4 है जो भी सवाल लिख के उसके नीचे आपने शेर लिखना है। शेर के नीचे आपने फौरी तौर पे लिखना है शेर की नसर। डिमांडेड नहीं है पेपर के अंदर कि आप नसर लिखो, लेकिन आपने नसर लिखनी है क्योंकि नसर लिखने से एक काम होता है कि आपकी पता चल जाता है कि इसको शेर की समझ आ गई। शेर की नसर है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, तो इसकी नसर सिंपली क्या बनेगी, जहान में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, सिंपली इतना से। उसके बाद आप लिखेंगे नसर के बाद मफहूम। मफहूम जो होता है ये 3 लाइनों का 4 लाइनों का होता है मैक्सिमम। आप लिखेंगे शायर इस शेर के अंदर ये बताना चाह रहा है कि मफहूम है इसका। अच्छा मफहूम ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा। सॉरी, नसर से पहले आपने एक काम करना है वो लिखना है शायर का नाम। शेर का शायर का नाम जिसने वो शेर लिखा वो तो तशरीह थी उर्दू वाली तशरीह। उसमें आप लिखे हैं वो जो नज़म होती है ना, जो नज़म का शेर होता है उसके अंदर से आपको सबाक लिखा जाता है और जो गज़ल का शेर होता है इसके अंदर से आपको सबाक नहीं लिखा जाता। अगर नज़म से शेर आए आपको पता चल गया है कि नज़म का शेर है तो फिर से आपको सबाक लिखे। मसलन ये जो मैंने शेर पढ़ा है ये नज़म का शेर है। कौन सी नज़म का शेर है, अल्लामा इकबाल की वो जो बुलबुल और जुगनू वाली नज़म है ये उसका शेर है। तो वहां पे आप सियाको सबाक लिखेंगे अगर नज़म से शेर है। अगर गज़ल से शेर आता है तो फिर आपको सियाको सबाक लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर समझ ना आ रही हो नज़म का या गज़ल का तो फिर भी सियाको सबाक लिखने की जरूरत नहीं है। शायर का नाम लिखें। शायर का नाम जो आपने लिखना है ना वो उसके टाइटल के साथ लिखना है, उसके साथ। मतलब ये अल्लामा इकबाल का शेर है तो आप लिखेंगे हकीमुल उम्मत शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह से ना पूरे टाइटल के साथ लिखना है। सबको पता है आप सिंपल इकबाल भी लिख दें तो इकबाल सबको पता है कि एक इकबाल है, ठीक है ना, कि अल्लामा इकबाल लिख दें तो भी ठीक है। लेकिन आपने इसके अंदर एक पूरा जो टाइटल है जो हमारी उर्दू जुबान के अंदर वो जो एक इज्जत और एहतराम देने का तरीका होता है वो आपने पूरे का पूरा अदब अदाब जो है उनके साथ शेर लिखना है। टाइटल शायर का नाम लिखना है। हर शायर का कोई ना कोई वो होगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ना हो तो खुद से बनाओ। हाँ यू कैन मेक। मतलब फैज़ अहमद फैज़ जो है उसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा तो आप फैज़ अहमद फैज़ के बारे में क्या बनाएंगे। आप लिख लेंगे असीर इश्क वतन जनाब फैज़ अहमद फैज़। कोई तखल्लुस या लक़ब देना होता है, लक़ब देना होता है।
अगर तो कोई वेल गिवन हो तो आपको याद हो, जी। ऐसे तो इन्हीं 4-5 साहब के आते हैं, मुझे मतलब फैज़ का भी याद नहीं आ रहा था जी। तो मैंने बना दिया असीर इश्क़ वतन फैज़ अहमद फैज़। बस। उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है 4-5 लाइनों की, वो है शायर का मुख्तसर तारुफ, ये एक हेडिंग है। ये चंद एक गिने चुने शोरा हैं, इनका तारुफ आप लोगों ने पढ़ लेना है, मैं करवाऊंगा भी से अलग से ना। तारुफ के अंदर आपने क्या करना होता है, अगेन वर्बोसिटी इज रिकमेंडेड फॉर दिस क्वेश्चन, कि वर्बोसिटी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे लिखें किसके बारे में, परवीन शाकिर है मसलन, तो मैं परवीन शाकिर के बारे में लिखा खुशबुओं की शायरा। अच्छा नहीं, मैंने लिखा सैयद शाकिर हुसैन जैदी की घर, आंख खोलने वाली, परवीन नामी बच्ची, या इसे आप यूँ कहें कि सैयद शाकिर हुसैन जैदी के घर 1955 में आंख खोलने वाली परवीन शाकिर, किसे खबर थी कि कल खुशबुओं की शायरा कहलाएगी, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखें आपने अंग्रेज़ी लिटरेचर के अंदर जो ना मास्टर्स किया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखें कि मुकाबले के इम्तहान पास करके पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज ज्वाइन की और कमिश्नर के ओहदे तक पहुंची। 1994 में आप पारा के नज़दीक ट्रैफिक हादसे में जहाँ भाग हो गई और इस्लामाबाद में मदफून। आपने बहुत सी किताबें जो है ना लिखी, शायरी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन 2-4-5 किताबों के नाम, ठीक है जी, फुल स्टॉप। ये उसका होता है शायर का तारुफ। ये चीज़ बताती है, ये सवाल है 5 नंबर का, लेकिन मैं इसके ऊपर जितना आपसे जोर लगवा रहा हूँ ये 15 नंबर के लिए लगवा रहा हूँ। किस लिए, ये मैं आगे बताता हूँ। ये जो 5 नंबर का आपका सवाल है ना शायरी वाला, इसके अंदर आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, उसे ये बताना है कि मुझे उर्दू बहुत आती है। अगर आपने उसे एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर सके इस सवाल के अंदर, तो आपके जो ऐसे वाला अगला सवाल है, आखिरी सवाल है ऐसे वाला, वो 30 नंबर का सवाल है। उस 30 नंबर के सवाल में अगर उससे पहले एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया कि इसे उर्दू आती है, तो वो आपको 30 में से 20 नंबर भी दे सकता है, 18 नंबर भी दे सकता है। अगर वो इम्प्रेस नहीं हुआ तो वो 30 में से 10 नंबर देख लेगा। इम्प्रेस करने का पॉइंट कौन सा है, शेर की तशरीह। और आगे फिर जाके जो आपका ऐसे है, ऐसे क्योंकि टाइम कम होता है, कभी 5 सफ़ों पे जाता है, कभी 6 पे जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली आपने उसको करना है। लेकिन ये जो इसके ऊपर शेरों की तशरीह पे मेहनत की हुई होगी ना, ये आपको पे बैक करेगी ऐसे के अंदर, कि ऐसे में 30 नंबर है, हॉलिस्टिक मार्किंग है 30 नंबरों के अंदर। उसने क्या करना है, आपको मर्जी है कि वो 2 नंबर दे, मर्जी है कि 28 नंबर दे, 25 नंबर दे। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपने शायर को इम्प्रेस, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, शायर के बारे में बताओ, ठीक है। अगर आपको शायर का नाम ना आता हो तो फिर आपने क्या लिखना है। मैं आपको निशानियां बताऊंगा शायरों की, कि कौन से शायर की शायरी में कौन कौन सी निशानी होती है। तो उसमें फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि शायर का नाम ये है, बल्कि उसमें आप लिखेंगे कि अपनी मौजू और तरकीब के उन्वान से ये शेर अल्लामा इकबाल का मालूम होता है। ये नहीं कहेंगे शेर अल्लामा इकबाल का, तो उसमें फिर आपका जो शायर का तारुफ है ना, वो वाला पैराग्राफ भी ओमिट हो जाएगा, क्योंकि आपको शायर का पता नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसमें फिर आपको शायर का क्योंकि पता नहीं है, तो वो पैराग्राफ ओमिट हो जाएगा अगर आपको शायर का नाम नहीं आता। उसके बाद आप तशरीह लिखेंगे, तशरीह वही 6, 7, 8, 10 लाइनों की, उसके अंदर आपने तशरीह लिख के इसको कंक्लूड करना है। ये आपने 3 सवाल हल करने हैं, और तीनों सवालों 3 शेर अटेम्प्ट करने हैं, और तीनों शेरों में तरीकाकार यही होगा। सबसे ऊपर क्या है, शायर, शेर की नसर, शायर का नाम, शायर का तारुफ, उसके बाद शेर का मफहूम या सियाक़-उस-बाक़ अकॉर्डिंगली जो भी आपका है, उसके बाद शेर की तशरीह, एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आपने ये इसकी शेर की तशरीह को हल करना है। आखिरी टॉपिक है आपका, इसका आखिरी सवाल होता है, वो आपके पास 1 घंटा बचे, 1 घंटा 10 मिनट बचे, जितना टाइम बचे उसमें आपने ऐसे लिखना है, मजमून लिखना है। मजमून कोशिश करें ऐसे टॉपिक पे लिखें जिस पे आपकी ग्रिप हो, किसी ऐसे टॉपिक पे लिखें जिस पे आपको लगे कि आप उर्दू के एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। आमतौर पे आता है उर्दू ज़ुबान ज़रिया तालीम, ये आमतौर पे ऐसे आ जाता होता है ज़रिया तालीम। तो उसके अंदर अगर आप लिखते हैं तो इसके ऊपर पढ़ के जाएं, ज़रिया तालीम को आप पढ़ लें कि उर्दू क्यों ज़रूरी है, यूनिफाइड होता है, इसके फलां फलां जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी लफ्ज़ हैं, उनको पढ़ के जाएं। और 2-4 शेर हैं जिनको आपने उर्दू के पेपर में लाजमी तौर पर इनकलकेट करना है। उन शेरों में जैसा कि शेर है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं,
अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इस तरह का शेर, या उसका नज़म है किसकी, गुलजार की, उसके अंदर से 2 मिसरे हैं कि बड़ी अरिस्टोक्रेसी है ज़ुबान में, फ़कीरी में भी नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। या आप शेर लिखें इस पे, नहीं खेल है दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। तो इस तरह के जो 2-4 उर्दू ज़ुबान से मुतल्लिक़ अशार हैं वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपने इसमें इनकलकेट करने हैं। किसी तरीके से माहौल बना के आपने शेर शामिल करने हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर फिर आपको शेर मिल गया, ये तो वो है कि वाइडली नोन शेर हैं, उर्दू ज़ुबान पे आपको बहुत सारे शेर मिल जाएंगे, तो ऐसे शेर इनकलकेट करेंगे जो आपको लगे कि बाकी लड़कियों ने शामिल नहीं किए होंगे, आपके पेपर को डाइवर्स बनाएंगे। ये मौका खुद बनाना होता है एग्जामिनर को, ये खुद बताना होता है कि भाई साहब ये है। एक लतीफ़ा है कि हाउ विल यू नो द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स, तो उसका आंसर है यू डोंट नीड टू नो, ही विल टेल यू। कि यानी जो लम्स का बंदा पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, वो खुद बताएगा हम लम्स में थे तो हम ये करते थे। ये साइकी होती है। जीसी का बंदा खुद बताएगा कि हम जीसी में थे तो हम ये करते थे। मेरे जैसा जो बीजेडयू का पड़ा हुआ है वो कोशिश करेगा कि ना ही ना ठीक है। इसी तरह से जो आपका उर्दू का पेपर है ना, इसके अंदर आपने खुद बताना है जी मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, आपने शर्माना नहीं है। आपने उसका मौका खुद क्रिएट करना है कि हम उर्दू के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उर्दू के तालिब इल्म हैं और ये चीज़ें जानते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर उर्दू। आपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए राइटिंग का ख्याल रखना है, कट वाले मार्कर को इस्तेमाल करना सीखें, खुशखती के इसमें बाकायदा अच्छे खासे नंबर होते हैं, इमला ठीक होने के नंबर होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।